नमस्कार। अपकमिंग HPRC और TGT के एग्ज़ाम के लिए जो है हमने एक नई सीरीज़ जो है वो चलाई है और इस सीरीज़ को जो है वो नाम दिया गया है अभ्यास HPRCA कर। ये जो अभ्यास HPRCA सीरीज़ है इसका जो है 8th पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन हर एक पार्ट में डिस्कस किए गए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो किए गए हैं और आगे भी हम वैसे ही करेंगे और डिटेल से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज सिचुएटेड इन, तो बोलते हैं कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो इसका भी हिस्ट्री में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल रहा और इसका जो मकबरा है वो आता है सासाराम में। सासाराम ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि सासाराम में जो है वो शेरशाह सूरी का जो है मकबरा आता है। शेरशाह सूरी ने जो है 1540 से लेकर 1545 के बीच में जो था वो शासन किया था। अगर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था तो उसका जन्म जो था वो होशियारपुर के बेजवाड़ा में इसका जन्म हुआ था। 1472 में इसका जन्म जो था वो हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम जो था वो फरीद हुआ करता था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद इसका नाम था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने जो है वो इसे शेर खां की उपाधि जो था वो दी थी, तो इसको शेर खां की उपाधि भी दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी वो आपने ध्यान रखना है कि दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी, उनके द्वारा जो था वो दी गई थी। अब होता इस तरह से है कि मुगलों का शासन था। मुगलों में सबसे पहले बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं थे। हुमायूं का शासन इतना समृद्ध भी नहीं था, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं उतना समृद्ध नहीं था। हुमायूं के कार्यकाल के दौरान जो है वो हुमायूं को जो है बहुत बुरी तरह से चौसा की लड़ाई में जो है वो 1539 में 1539 में जो है वो शेर खां या फिर आप कहिए शेरशाह सूरी के द्वारा जो था वो पराजित किया गया था। और जब शेरशाह सूरी ने इसको पराजित कर दिया तो इसी उपलक्ष्य पर जो है वो इसको शेर खां की उपाधि भी मिली थी और शेर खां की उपाधि इसने इसके बाद ही ग्रहण की थी। तो ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ चौसा 1539 में जो था वो हुई थी। अगर हम शेरशाह या फिर शेर खां की बात करते हैं, जो आप GT रोड देखते हैं ना, ग्रांड ट्रंक रोड, उसका निर्माण जो था वो शेर खां के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। इसके द्वारा जो है वो शुद्ध चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे जिनको दाम कहा जाता था और ये जो इसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे उनको रुपया जो था वो बोला जाता था। तो इसके द्वारा चलाए गए कॉइन ध्यान रखने हैं। इसके द्वारा सड़क जो बनवाई गई थी GT रोड जिसको बोलते हैं वो ध्यान रखना है। इसका बचपन का नाम, इसकी उपाधि बैटल ऑफ चौसा ध्यान रखना है। इसने किसको हराया था बैटल ऑफ चौसा में? तो हुमायूं को जो था वो यहाँ पर हराया गया था। इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बहुत सारी नदियाँ जो है वो मेंशन की गई हैं, परंतु बोलते हैं कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो ऋग्वेद में जो है जिसका वर्णन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऋग्वेद में जो है वो इनमें से जो है वो कृष्णा नदी का वर्णन देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा नदी का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है विश्व का प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रमाणित किया गया है। तो प्रथम विश्व का ये प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें कितने सूक्त आते हैं? इसमें 1028 सूक्त जो है वो टोटल आते हैं और इसमें जो है कितने मंडल जो है वो आते हैं? 10 मंडल जो है वो इसमें आते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। हर बार गायत्री मंत्र की बात होती है जब भी हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के जो है वो कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में नदियों की बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है वो 21 नदियों का उल्लेख जो है वो किया गया है। इसमें सिंधु नदी जिसको इंडस नदी भी बोलते हैं, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार जो है वो उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसमें सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है वो जो है वो सरस्वती नदी को जो है वो बताया गया है। और इसमें जो है वो गंगा नदी का जो है वो एक बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी का यहाँ पर 3 बार उल्लेख जो है वो किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख जो है वो किया गया है। बाकी आपने अलग अलग नदियों के बारे में जो है वो जान लेना है। ऋग्वेद की जो अलग अलग नदियां हैं, ऋग्वेद में लगभग 21 नदियां जो हैं वो यहाँ पर हैं और ऋग्वेद में जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन भी मिलता है, यानी कि 7 नदियाँ। ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, घग्गर हो गया। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की अन्य 4 नदियाँ हैं। इसमें कुंभा नदी आती है, इसमें क्रुमु नदी आती है, इसमें गोमती नदी आती है, इसमें स्वात नदी आती है जिसको सुवुस्तु नदी भी जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से
इन नदियों के बारे में वहाँ पर जो है वो अच्छे से बताया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो बोलते हैं कि साउथ इंडिया में बहने वाली किस नदी को जो है वो दक्षिण भारत की जो है वो गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है, वो कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, डोंट वरी। परंतु यहाँ पर पहले एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा बोलते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। और कावेरी को जो है वो साउथ इंडिया में गंग्स ऑफ साउथ इंडिया जो है वो बोलते हैं। साउथ इंडिया में इसको गंग्स बोलते हैं, इनके साउथ इंडिया की गंगा ये है। वैसे दक्षिण गंगा नॉर्मली गोदावरी को भी बोला जाता है। हमारे पास कावेरी ऑप्शन में दिया गया था और साउथ इंडिया में कावेरी को जो है वो गंगा बोला जाता है। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है और साउथ इंडिया की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कावेरी नदी जो है वो बहती है। ये कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु स्टेट में जो है वो बहती है। इन दो स्टेट्स में जो है ये बहती है। वैसे अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने तो अबाउट 3% जो है वो कावेरी फॉल करती है केरल में। तो यहाँ जैसे ये थोड़ी सी फॉल ज़रूर करती है, केरल में भी 3% ये केरल में फॉल करती है। उसके बाद जो है वो 41% ये कर्नाटक में आती है। 41% कहाँ पर, कर्नाटक में आती है। और बाकी के बचे हुए 56% जो है ये तमिलनाडु में जो है वो बहती है। तो इस तरह से ये अलग अलग परसेंटेज के रूप में जो है बहती है। इस नदी के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स आती हैं कर्नाटक में, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से ये जो है वो निकलती है, कर्नाटक में आती है। और कर्नाटक के भी कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली ये जो बहती है यहाँ पर, ये टोटल 800 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर बहती है। कितना, 800 किलोमीटर टोटल यहाँ पर बहती है। और ये नदी जो है वो, इसका जो टोटल एरिया ड्रेन जो करती हुई जाती है, तो ये 81,155 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो टोटल ये ड्रेन करती हुई जो है वो जाती है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आती हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो हैं वो बनती हैं। सहायक नदियों में जो है वो इसके साथ आकर जुड़ती है काबिनी, और एक भवानी और अमरावती इसके साथ आकर जो है वो जुड़ती है। अगर हम इन नदियों की भी बात करते हैं कि ये इसमें आकर जुड़ती हैं, तो जो यहाँ पर सबसे पहले इसके साथ जो नदी जुड़ती है वो काबिनी है, वो यहाँ जैसे ही जुड़ जाती है काबिनी नदी इसके साथ। और उसके बाद जो है वो अमरावती यहाँ जैसे इसके साथ जुड़ती है, अमरावती यहाँ जैसे। और अगर हम बात करते हैं भवानी की, तो भवानी भी यहाँ सेंटर जैसे में जो है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये इसके साथ मुख्य नदियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं। बाकी जो भी एनसीईआरटी का डाटा है वो मैंने सारा आपको इस नदी के बारे में बता दिया। और मैंने कहा है कि जियोग्राफी जो हम कवर करेंगे वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे, ताकि वो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड रहे और कोई पहलू ना छूट सके, ये भी पूरी इंश्योर करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पोडू और पेंडा फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखो पोडू और पेंडू बोलते हैं, पोडू और पेंडा जो है वो भारत में जो है वो किस राज्य में जो है ये एक स्थानांतरण खेती के जो है वो लोकप्रिय प्रकार हैं। तो अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो है वो प्रकार आते हैं हमारे इंडिया में। और पिछली बार भी हमने पढ़ा था, हमने पिछली बार जो है केरवा टाइप ऑफ जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ी थी। और जो पिछले एडिशन में हमने केरवा टाइप ऑफ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ी थी वो झारखंड में जो है वो परफॉर्म की जाती है। आज हम पोडू पेंडू जो है वो पढ़ रहे हैं, पोडू पेंडा। ये जो पोडू पेंडा है ये आंध्र प्रदेश में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर इसका आ जाएगा। आंध्र प्रदेश में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है वो प्रकार है। अब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ से पता चलती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की पिछला जो H7 पार्ट था वो कितने ध्यान से आपने पढ़ा और कितने ध्यान से, एक तो होता है सिर्फ वीडियो देख लिया आपने और बात खत्म की। अगर आप इस पोडू पेंडा को भी यहाँ पर सही कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि टोटल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपने पिछला पार्ट देखा था और इस पार्ट में रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पर देखिए बोलते हैं जो इंडिया में प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है, जैसे कि बेवार हो गया, दहिया हो गया, ये मध्य प्रदेश में परफॉर्म जो है वो की जाती है। यहाँ पर पोडू पेंडा आ गया, ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म जो है वो की जाती है। पामा धाबी आ गया, कोमन आ गया, ब्रिंगा आ गया, ये उड़ीसा में जो है वो परफॉर्म की जाती है। कुमारी हो गया, ये वेस्टर्न घाट में जो है वो परफॉर्म जो है वो की जाती है। वेल्लैर हो गया, वाल्टर जिसको बोलते हैं, ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जो है वो परफॉर्म की जाती है। खील हो गया, खील जो है वो हिमालयन बेल्ट में जो है वो परफॉर्म की जाती है। कहाँ पर, हिमालयन बेल्ट में जो है वो खील परफॉर्म किया जाता है। और कुरबा हो गया, कुरबा जो है वो झारखंड में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कुरबा ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि झारखंड में जो है वो परफॉर्म की जाती है।
झूमिंग हो गया, झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है वो परफॉर्म की जाती है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है ये परफॉर्म जो है वो की जाती है। तो इतना आपने इन शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के बारे में जो है वो ध्यान रखना है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग रूप में जो है वो परफॉर्म जो है वो की जाती है। इनको सिर्फ पढ़ना ही एनफ नहीं है, इनको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पार्ट में हमने 2 पार्ट लगातार हमने रिवाइज कर लिया, थोड़े दिनों के बाद फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली याद हो जाए। मैंने कहा है कि याद करवाना भी हम जिम्मेवारी लेते हैं इसकी, अच्छे से याद भी करवाएंगे, क्योंकि हम लिंक कर कर चीज़ों को जो है वो पढ़ेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए और सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर, टाइम पास नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट में आपको अपना अच्छा नाम देखने को मिले, अच्छा रैंक देखने को मिले, तो उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए यही सही टाइम है कि टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज को, हमारी टेस्ट सीरीज ऐसी है कि एक बार आपने पढ़ ली एनफ नहीं होगी, उसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, तभी आप अपनी कमियों को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे और वीडियो एक्सप्लेनेशन जो वहाँ पर है उससे आप और भी ज़्यादा सीख पाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? सिलेक्शन है, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहीं से सिलेक्शन हो, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, वही हमारा भी गोल है। बाकी जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेंटर हु हैज मेड द पेंटिंग ऑफ डांडी मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डांडी मार्च का चित्र आपने भी जरूर देखा होगा। बोलते हैं कि डांडी मार्च का चित्र जो है वो किस चित्रकार के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ये चित्रकला जो की गई थी ये नंदलाल बोस के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नंदलाल बोस ने जो है वो डांडी मार्च चित्र जो था वो बनाया था। हम बात करते हैं ऐसे ही डांडी मार्च के बारे में, थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। डांडी मार्च जो है वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। ईयर था ये 1930 की जो है ये बात है। और दूसरा आप ध्यान रखिए कि ये जो है वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अपने 78 समर्थकों के द्वारा जो है वो ये स्टार्ट किया गया था। 78 समर्थकों के द्वारा ये पदयात्रा स्टार्ट की गई थी और 24 दिनों के पश्चात ये पदयात्रा समाप्त होती है और 5 अप्रैल को डांडी पहुंच जाते हैं। जब 12 मार्च को चले थे तो 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं और इसके पश्चात पूरे देश में नमक सत्याग्रह जो है वो शुरू हो गया था और गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था, परंतु उनके समर्थक थे जिन्होंने आगे चलकर जो है उसको लीड किया, अलग अलग स्थानों पर इसको जो है वो लीड किया था। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है, ये तो 1930 की बात थी। 1931 में गांधी जी एक गांधी इरविन पैक्ट भी जो है वो करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कौन से ईयर में किया जाता है? वो 1931 में जो है वो गांधी जी के द्वारा जो है वो किया जाता है। बाद में चलकर एक पूना समझौता जो है वो होता है और ये जो पूना एग्रीमेंट होता है ये 1932 में जो है वो होता है। पूना एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि कौन से ईयर में जो है वो हुआ था। फिर गांधी जी जो है वो बाद में चलकर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो करते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचते पहुंचते गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि भाई अब ये जो है नॉन वायलेंस वाला सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। अब हम इस तरह से नहीं रह सकते, अब अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए थोड़ा अग्रेसिव भी होना ही पड़ेगा। उसके लिए उस टाइम उन्होंने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था करो या मरो, डू और डाई का नारा जो है वो उन्होंने उस टाइम जो है वो दिया था। तो ये गांधी जी का पूरा जो है प्रकरण रहा था डांडी मार्च और उसके बाद हमने क्विट इंडिया मूवमेंट तक जो है वो सारा सिनेरियो जो है ये हमने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार लाइनर क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बोलते हैं द एस्टीमेट कमेटी हैज 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा। बोलते हैं कि जो एस्टीमेट कमेटी है, अनुमान समिति है, इसके 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य जो हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से जो है वो होते हैं। और आगे बोलते हैं बोथ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैव 22 मेंबर ईच। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसको PAC भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये जो है इसमें बोलते हैं कि 22 मेंबर जो है वो इनमें ईच में जो है वो होते हैं। और उससे आगे बोलते हैं पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटीज की पार्लियामेंट बाउंड होता है। पार्लियामेंट जो है वो ये जो समितियां सिफारिश करती हैं उन सिफारिशों के ऊपर पार्लियामेंट जो है बाध्य होता है। ठीक है, अब हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करते हैं। बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी हैज 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा।
देखो बिल्कुल सही बात है कि एस्टिमेट कमेटी में 30 ही मेंबर जो है वो होते हैं, इसमें 30 ही मेंबर होते हैं। और क्या वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो सारे के सारे मेंबर जो है वो कहाँ से होते हैं? वो लोकसभा से ही जो है वो होते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो लोकसभा से ही होते हैं। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो मई महीने के करंट अफेयर में पहला पार्ट और उसमें भी चौथा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि अभी जो है वो 2025-26 के लिए जो है वो एस्टिमेट कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। वो किसको बनाया गया? तो वो संजय जायसवाल को बनाया गया है, वहाँ पर मैंने बताया था। और वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये भी बताया था कि एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर जो है वो होते हैं और सारे के सारे वो लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आगे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड दी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैव 22 मेंबर ईच। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इन दोनों में 22 सदस्य जो है वो होते हैं। परंतु यहाँ पर जो सिनेरियो होता है वो ऐसा होता है कि जो 22 सदस्य होते हैं, इन 22 में से जो है वो 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और बाकी के बचे हुए 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य होंगे लोकसभा से और बाकी के 7 बचे हुए सदस्य जो है वो राज्यसभा से जो है वो होंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बाकी बोलते हैं पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। नहीं, पार्लियामेंट बाउंड नहीं होता है इन कमेटीज की रिकमेंडेशन के लिए। पार्लियामेंट की मर्जी है वो मानना नहीं मानना, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हाँ, कई बार एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, इसके जो चेयरपर्सन बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो बनाएंगे। एस्टिमेट कमेटी का भी वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो किसके द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं? तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा ही जो है वो बनाए जाते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो होते हैं सारे के सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा की कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है वो नहीं होती। और वैसे ही जो है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसका भी वही हिसाब है। इसके जो चेयरमैन है ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। हमारे पास बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमारे पास ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है यहाँ पर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन हेयर टर्न्स ग्रे। तो बोलते हैं कि किस विटामिन की कमी से जो है वो बाल भूरे हो जाते हैं। तो विटामिन के ऊपर भी पिछली बार अलग से क्वेश्चन पड़ा था, वहां पर आज अलग से क्वेश्चन है। ये जो विटामिन B6 है और विटामिन B12 है, इन दोनों की कमी से ही जो है वो बाल जो है वो ग्रे हो जाते हैं। तो बोलते हैं बोथ ऑफ दी अबव, इन दोनों का ही, ये दोनों ही सही होंगे। ये जो विटामिन B6 है और B12 है, इन दोनों की कमी से ही जो है वो हेयर ग्रे हो जाते हैं। थोड़ा सा विटामिन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो विटामिन ए है इसका केमिकल नाम रेटिनल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन है, बेरीबेरी इसकी डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B2 का केमिकल नाम जो है राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से जो है वो, एक तरह से सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है और विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। विटामिन B3 की बात करूं तो उसका केमिकल नाम नाइसिन जो है वो आता है और विटामिन B3 की कमी से जो है वो, इससे भी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। विटामिन B6 की बात करूं तो विटामिन B5 भी है, पैंथोथेनिक एसिड इसका केमिकल नाम है। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन इसका नाम आता है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफ्यूल, विटामिन E का टोकोफ्यूल और विटामिन K का फ्लोकिनन। ये नाम जो है वो विटामिन के अलग अलग आते हैं। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि विटामिन C है, विटामिन से स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब ये पुअर जो दांत होते हैं, दांतों की ये बीमारी एक तरह से जो है वो होती है। विटामिन D से रिकेट जो है वो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विटामिन के बारे में एक अलग सा चार्ट है, इसको आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं अगर कुछ नया डाटा मिले। विटामिन B6 और विटामिन B12 हमने जाना, ये हेयर जो है वो ग्रे हो जाते हैं। अब विटामिन ऐसी है ना कि इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीज़ें बॉडी में होती हैं, ठीक है। परंतु स्पेसिफिक रूप से जैसे हमने विटामिन B6 पढ़ा, विटामिन B12 पढ़ा, तो ये हेयर को भी ग्रे करती हैं। कुछ एक से जो है स्किन की डिजीज़ भी होती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं ऑन द पीलिंग एन अनियन वी क्राई बिकॉज ऑइन रिलीजेज। तो बोलते हैं कि जब प्याज को काटते हैं ना तो आंखों से पानी जो है वो आता है, ठीक है। तो आंखों से जो पानी आता है वो किसके कारण जो है वो आता है प्याज को काटने पर, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो प्याज के काटने से जो है वो आंखों में पानी आता है वो आता है सल्फोनिक एसिड के कारण।
सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सल्फेनिक एसिड के कारण जो है वो प्याज काटते समय आंखों से पानी आता है। तो यहाँ से तो सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान रखना है आपने कि सल्फोनिक एसिड के कारण जो है ये होता है, और सल्फोनिक एसिड ध्यान रख लिया, बस इतना सा काफ़ी है। अब जब भी प्याज काटेंगे आंखों से पानी आएगा तो बस सल्फोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर देख लेना सल्फेनिक एसिड है, ये सल्फो नहीं है, ये फे है, SULFENIC, सल्फेनिक एसिड है ये, जिसको काट के आंखों में पानी जो है वो आता है। सल्फोनिक एसिड अलग से हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर अ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया नाउ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो श्रेणियां बनाई गई हैं। बोलते हैं ये जो श्रेणियां बनाई गई हैं, भारत को कौन सी श्रेणी में जो है वो रखा गया है, भारत को कौन सी श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो भारत को जो है वो होता है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में, इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। 2017 की ये बात है, यहाँ पर एक सर्वे हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हम अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो इनकम के बेसिस पर जो है कंट्रीज को रखते हैं, और इंडिया को जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में जो है वो रखा गया। हाँ, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इंडिया के पड़ोस में बांग्लादेश बनता है, जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका ये आते हैं, तो इनको भी जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री की श्रेणी में ही रखा गया है इंडिया के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पड़ोसी देश बड़े पीछे हैं या फिर बड़े आगे निकल गए हैं, नहीं, उनको भी जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की श्रेणी में ही रखा गया है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग साउदर्न स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए, बात 2011 की जनगणना की है और बात की जा रही है साउदर्न स्टेट्स की, पूरे इंडिया की बात नहीं की जा रही, ये साउदर्न स्टेट की बात की जा रही है। साउदर्न स्टेट में जो लोएस्ट लिटरेसी रेट आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जा रही है तो पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो वो बिहार का जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आता है। पूरे इंडिया में अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखते हैं तो वो केरल का जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है, तो वो बिहार की है। अगर हम बात करते हैं कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, वो अरुणाचल प्रदेश की है। अगर हम बात करते हैं कि जिस स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम स्टेट की जो है वो आती है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जान लिया केरल, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार जान लिया, हाईएस्ट सेक्स रेशो केरल की है और लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो हरियाणा की है। ये आपको पता होना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के ऑफिशियल डाटा के अनुसार जो है ये सारे आंकड़े हैं। और अभी तो 2021 की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन कर दी गई है, तो वो जल्दी ही जो है वो स्टार्ट जो है वो 2021 की जनगणना हो जाएगी। काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, पहले कोविड के कारण पेंडिंग पड़ी थी, ठीक है, परंतु अभी स्टार्ट करने की जो है वो इसको बात कही गई है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी जो है उसमें से अनुसूचित जनजातियाँ कितना प्रतिशत है उनका। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का आपने टोटल परसेंटेज जो है वो बताना है पूरी भारत की पॉपुलेशन का। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अब देखिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो इससे पिछला पार्ट था H7 पार्ट, उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, चाहे वो करंट अफेयर की है, HP GK की भी अभी हमने प्रोवाइड करवाई है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर दे दी जाती हैं ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प होती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।